सलामुकुम दोस्तों। कनाडा के शहर कैलगरी से मैं मशहूद काजी आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक इंतहाई होनहार यंग जनरेशन की नुमाइंदा मोहतरमा मारवी एवान हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से। मारवी ने बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा काम किया है माशाल्लाह पाकिस्तान में। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर स्पेशली उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इनको देख रही हैं। शी इज़ द फाउंडर ऑफ कोविड-19 इमरजेंसी अपडेट पाकिस्तान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर पाकिस्तान की। और आज हम इनसे सुनेंगे कि ये जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उन पे किस तरह से ये काम कर रही हैं। तो लेट्स वेलकम मारवी टू आवर शो। मारवी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. And assalamu alaikum to all people who are with us right now. Thank you very much for joining us, Marvi. I know that you have done a lot of work in troubled times, especially for those underprivileged people के जिनकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जाती। स्पेशली जो मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था या जो रिपोर्ट्स मुझ तक पहुंच रही हैं उसमें इस कोविड-19 के सिनारियो में जब वी आर इन सेल्फ आइसोलेशन और घरों तक महदूद हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है या रिपोर्ट हो रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि यू बीइंग द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर, आई थिंक वन ऑफ द की role that you are playing is related to domestic violence elimination. तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से? मैं यही बताना चाहूँगी कि जब लॉकडाउन इस तरह से अनाउंस हुआ था तो हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र फ़ौरन ही हो गई थी हमारी कंप्लेनेंट्स की कि वो किस तरीके से हम तक पहुँचा करेंगी, कैसे वो लोग अपनी कंप्लेंट्स के लिए आया करेंगी, हम क्या करेंगे। तो उस वक़्त तो हमने गवर्नमेंट की जो ऑर्डर्स थे उनको फ़ॉलो करते हुए अपने ऑफ़िसेज़ वग़ैरह के स्टाफ़ को कहा था कि 1-2 दिन ना आएँ, क्योंकि हमें अपने स्टाफ की भी फ़िक्र थी कि उनको भी ये डिज़ीज़ असरअंदाज़ हो सकती है और इस वक़्त जो है हम सब इतना मेंटली तौर पे तैयार नहीं थे और डरे हुए थे। जो मेरा बेसिकली सारा काम है वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स के हवाले से वो इन कोलैबोरेशन विद सिंध पुलिस है। तो सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की एज़ सच इस तरह कोई छुट्टी तो नहीं हुई थी, लेकिन हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं इमरजेंसी के हवाले से उसमें एंगेज कर दिया गया था। बट विद इन 2 डेज़ हमने ये महसूस किया, जो हमें कंप्लेंट्स रिसीव होने लगी, औरतों ने हमसे राब्ता किया कि उनके साथ जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो डिस्कस करना चाह रही हैं, हैरेसमेंट के हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस के हो गए। तो विद इन 2 डेज़ ही हमने अपनी एसओपीज़ रिवाइव की और उसमें सारे जो हमारे कंप्लेंट सेल्स हैं उनको दोबारा से ये खोला गया और हर उसमें 1 या 2 हमारी जो नुमाइंदा हैं वो बैठी हुई होती हैं। उसके अलावा जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं और अब तक जैसा कि लॉकडाउन के और इस इमरजेंसी सिचुएशन को 1 महीना होता जा रहा है। तो इसमें हमें जो कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारी औरतों ने अपनी हमें पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसमें उनको बहुत बुरे तरीके से मारा गया है, वो कमरे में बंद हैं, या अगर उन्होंने कोई खाना वगैरह कुछ बनाया है तो उसको गुस्से में उल्टा कर दिया गया है उनके खाविंद ने या ससुरालियों ने। और छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और सिर्फ शादीशुदा औरतें ही नहीं, जो औरतें, बच्चियाँ, लड़कियाँ घरों में हैं, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादतियाँ और बदतमीज़ियाँ और इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। और हमें सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं लेकिन अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के केसेस भी सामने आए हैं कि गाँवों और हैदराबाद के इस तरह जो करीबी देहात हैं, इन इलाकों में बच्चियों के जो पहले रिश्ते हुए हुए थे, तो लॉकडाउन में अब पुलिस भी शायद उनके पास ना आए, लोगों को ऐसे लग रहा होगा, या अब ज़्यादा बड़ी दावत भी नहीं करेंगे कि लोगों को पता चलेगा कि छोटी उम्र की बच्ची की शादी कर रहे हैं। तो इस तरह भी हमें पड़ोस से शिकायतें मिली हैं, वहाँ भी पहुँचकर उनको भी रोकने की कोशिश की गई है। तो अच्छा, ओवरऑल आप अगर मुझे सिनेरियो बताइए मारवी कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर वापस आते हैं। तो जो आपका सेंटर है वो डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है इस तरह से कि आप कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है वो आपको कॉल करता है और फिर आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो उनसे राब्ता करती हैं और उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो पुलिस
की मदद लेती है, या फिर आप अपने जो प्रोसेस है उससे उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं? एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है? वुमेन प्रोटेक्शन सेल को हमने इस तरह से इस मॉडल को डिज़ाइन किया है जिसमें हमने कंप्लेन हैंडलिंग को प्योरली पुलिस के हाथों में ही रखा है। उनकी हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जो भी स्टाफ हम नॉमिनेट करते हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेल में सर्व करने के लिए। मैं खुद जेंडर ट्रेनर हूँ, मैं खुद उनको ट्रेनिंग्स करवाती हूँ इस मैकेनिज्म की ओरिएंटेशन के हवाले से भी, और जीबीवी के केसेस किस तरह हैंडल किए जाएं, और जीबीवी विक्टिम्स को हैंडल करने के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उनको कैसे काउंसलिंग करनी है, एवरीथिंग। तो जो भी पुलिस की हमारी जो वुमेन प्रोटेक्शन सेल में अपॉइंटेड होती हैं लेडीज, वो बाकायदा ट्रेंड होती हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेल में जीबीवी इश्यूज, जेंडर बेस्ड वायलेंस इश्यूज को हैंडल करने के लिए। तो जो भी हमारा स्टाफ है दे ऑल आर रेडी फॉर इट। और हमने जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको इसलिए नहीं इन्वॉल्व किया है कंप्लेन हैंडलिंग के अंदर, क्योंकि हमारी जो मेन क्वालिटी ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन सेल है वो ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी बच्ची की आइडेंटिटी से। तो उसके हम्म। लिए हमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही चाहिए थे जिनको हम इस तरह ट्रेन करें और जो कि मुस्तकिल इस काम में बंधे रहें। सिविल सोसाइटी या किसी और कॉमन लोगों को इन्वॉल्व करने का मकसद है कि वो जॉब छोड़ के जा सकते हैं, वो किसी और इदारों से मुस्तलिक हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो औरत है उसकी आइडेंटिटी हमें इतनी सिक्योर नहीं लग रही थी। तो जो अच्छा, एक चीज ये हमारा रोल बताइए, है। पुलिस पुलिस के बारे में जनरली जो लोगों का इंप्रेशन होता है वो ये होता है कि दे आर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिव इन सच सिचुएशंस। और ये कि जैसे टिपिकली हम हंसी हंसी मजाक में भी कहते हैं कि पुलिस वारदात के बाद आके पहुंचती है। राइट। तो इस तरह आपने दिखाते किस हैं। तरह से महसूस किया है कि हाउ प्रोफेशनल डीलिंग पुलिस इज हैविंग विद दीज विक्टिम्स जब आप कंप्लेंट करती हैं तो? अच्छा, इस तरह से है कि हमारी जो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर इज़ माय ऑर्गेनाइजेशन, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ दैट। तो जो मॉनिटरिंग का इस हमारे मॉडल के अंदर मैकेनिज्म है, जो मॉनिटरिंग की और पैटर्न्स जो फॉलो करने हैं, एसओपीज की जो निगरानी करनी है, उसका हिस्सा हमने अपने पास रखा है। तो यहाँ पे ठीक है। ड्यूल मॉनिटरिंग है। तो जबकि उस स्टाफ को देखा जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, उसको इस तरह के पैटर्न्स बना के दिए गए हैं कि जिसमें उनको हेरा फेरी करने की गुंजाइश नहीं है कि एंट्री करनी है। हमारे पास एंट्री डेस्क ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की अलग जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्राइब्ड हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। और उसके अलावा डेली शाम को उनको रिपोर्ट देनी है। और उसके अलावा अगर मिस हैंडलिंग कहीं पर भी हो रही है तो हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस कराया हुआ है और वो मेरा अपना नंबर है। ये थोड़ा सा तो सर का दर्द था शुरू में, लेकिन ये चीजें करना बहुत जरूरी था, ये देखने के लिए कि स्टाफ से अगर लोगों को कोई इश्यूज हो रहे हैं तो वो मुझसे डायरेक्टली राब्ता करें। तो अगर इस तरह की कोई भी हमें कंप्लेंट कहीं से भी आती है, वैसे तो ट्रेनिंग इस तरह की है, और मैंने ये देखा है कि जो सिंध पुलिस में औरतें हैं वो उनको एक रिस्पेक्टेबल जगह मिल रही है। उनको कुर्सी पर और टेबल पर बैठ के बहुत अच्छे तरीके से अपने ही जैसी औरतों के मसले हल करने का मौका मिल रहा है। तो उसका मुझे आउटकम बहुत अच्छा मिला। तो अच्छा। हमारा जो मेन फोकस पुलिस के साथ ये काम करना, उनको ही ट्रेन करना, यही है कि हम जीबीवी इश्यूज और हैरेसमेंट इश्यूज को फॉर एवर अपने मुल्क से उसके खात्मे की ख्वाहिश रखते हैं। और हमारा यही मानना है कि कितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी कर लें, जब तक हम अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, इनको हम ट्रेन नहीं करेंगे, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है जिसकी आप भी अभी बात कर रहे थे कि एक स्टेरियोटाइप्स इस तरह के बन गए हैं कि लोग पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसकी फन मेकिंग करते हैं। तो ये हमारा और हमारी जनरेशन का नुकसान है इसमें। तो क्या? हमें अच्छे लोगों को, अच्छे काम को सामने लेकर आना है, उनमें जो कमियां हैं उनको ट्रेन करना है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। और लोगों को हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर उनका मजबूत करना है ट्रस्ट। तो मैं अपने आप को एक ब्रिज महसूस करती हूँ अक्सर, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट और आवाम के बीच में है। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास जो कंप्लेंट्स आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से रूटीन में, वर्सेस इस कोविड-19 की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद से, तो हाउ डू यू सी हाउ मच इज द राइज एक्चुअली इन कंप्लेंट्स?
राइट। अब इस तरह से है कि बढ़ तो ये जो वाक़यात हैं ये बहुत ज़्यादा गए हैं। वो सिर्फ़ हम कंप्लेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि अब लॉकडाउन की वजह से जबकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सामने आ गई है, लोग बहुत ज़्यादा फ़ारिग हो गए हैं, ज़्यादा वक़्त घरों पर गुज़ार रहे हैं, तो उनमें जो अब्यूज़र्स हैं, वो अब्यूसर हमेशा शौहर ही नहीं होता, ये एक जो है खाम ख्याली है। इसमें जो अब्यूसर्स हैं वो कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं, जो कि अक्सर सेक्सुअल हरेसमेंट छतों से या इस तरह से बच्चियों के ऊपर कर रहे होते हैं। तो वो जो अब्यूसर्स हैं, खासतौर पे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज में, वो अब ज्यादातर घर पे वक्त गुजार रहे हैं। तो हम्म। पहले ही उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, उनकी बनती नहीं थी अपनी, या वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे अपने स्पाउस की या अपनी बेटी की या घर में रहने वाली औरत की। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से बढ़ गए हैं, तो हमारी बच्चियां इतना वल्नरेबल हो गई हैं कि वो फोन तक भी उनकी एक्सेस नहीं हो पा रही है, सोशल मीडिया तक भी उनकी एक्सेस नहीं हो पा रही है। या तो पड़ोसी मारपीट की आवाज सुन लेते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके अक्सर हमें इस तरह की कंप्लेंट्स मिली हैं, या तो वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा फेड अप होके घर में से किसी का मोबाइल उठा के कोई मैसेज कर देती है, कोई कॉल कर देती है, उस पे फौरी तौर पे हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, या तो घर की छतों के ज़रिए अपनी कोई सहेलियाँ या इस तरह की आस-पड़ोस की औरतों या लोगों या बच्चों के ज़रिए भी हमें मैसेजेस भिजवाए गए हैं। तो ये जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, तो 100% में से कोई 10% कामयाब हुई होंगी हम तक या किसी और इदारे तक पहुँचने में। तो वो जो 90% है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, और उसका आलम ये है कि आप और मैं उनके घरों में जाकर नहीं देख सकते कि वो किस तरह की सिचुएशन को का सामना कर रही हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे विक्टिम्स हैं वो और ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में आ चुके हैं कोविड-19 के हवाले से, और हमें इन लाइन्स पे सोचना है। कुछ वीक्स पहले मेरी मीटिंग हुई थी सोशल मीडिया के ज़रिए ही, ज़ूम पर यूएन वुमेन के साथ। तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए, चीज़ें डिस्कस की, उनको इन चीज़ों से अवेयर किया जो कि चैलेंजेस हम एक कंप्लेंट सेल्स हैंडल करते हुए देख रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और नेटवर्क्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग्स हो रही है कि ये जो वल्नरेबल कंडीशंस हैं इनको किस तरीके से ठीक किया जाए। थैंक यू वेरी मच। मानवी, आर यू हियरिंग मी? जी मशहूद, यू कैन हियर मी? आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं? हाँ जी, मैं आपको सुन सकती हूँ। आप? अच्छा, दैट्स गुड। कुछ मेरे ख्याल में कनेक्शन का इशू हो रहा है कि वीडियो कॉल, वीडियो मेरी नहीं आ पा रही है आप तक। तो वाइल आई सॉर्ट इट आउट, हम इसमें बात करते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ जो इशू आता है चाइल्ड अब्यूज का, जिसकी तरफ आपने थोड़ा सा इशारा भी किया, सेक्सुअल हरासमेंट उसका एक है। दूसरा ये जो फोर्स्ड लेबर है, फोर्स्ड इस किस्म की जो मैरिजेस वगैरह का जो सिनारियो है, उसमें आप किस किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लोगों को, राइट, या इस किस किस्म के तरह प्रॉब्लम आपने बच्चों के साथ स्पेशली देखे राइट, ऐसे है कि कोविड-19 से पहले भी और उसके बाद भी जब हमें इस तरह की छोटी उम्र की बच्चियों की शादियों की कंप्लेंट्स हमें मौसूल होती हैं, तो जब भी हम अपनी टीम्स को भेजते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट तो यही होता है कि वो शादी रुकवाना, या अगर खदशा होता है शादी का तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना कि यहाँ कोई ऐसी शादी होने तो नहीं वाली। उसके बाद जो नॉमिनेटेड होते हैं दूल्हा दुल्हन, फैमिलीज उनकी, उन सबको जो है उन सबके साथ इन्वेस्टिगेशन करना, या उनको हिरासत में ले लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो जब उनसे पूछताछ की जाती है तो सबसे बड़ी हर्डल हमें ये आती है कि उस बच्ची का कोई
बर्थ सर्टिफिकेट या कोई CNIC या कोई ऐसा स्कूल बच्चियों को नहीं भेजा जाता, तो कोई ऐसा हमें पेपर नहीं मिल पाता जिससे जल्दी हमें पता चल जाए कि उस बच्ची की उम्र क्या है। तो फिर उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेडिकल हेल्प भी लेते हैं कि उससे चेकअप करवाया जाए, देखा जाए कि बच्ची की उम्र कितनी है। उसके अलावा इन चीज़ों में जो NIC नहीं बना हुआ या अगर जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन हमारी यही रहती है पूरी कोशिश कि जो भी हमें इस तरह की न्यूज़ मिले तो हम उस पे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। और काफ़ी दफ़ा हमारे साथ धोखा भी हुआ है, और धोखा ये हुआ है कि एक कोटरी से हमें कंप्लेंट मिली थी इन 2017 एंड, तो उसमें एक बच्ची की शादी वगैरह हमें फ़ौरन फ़ोन आई कि करवाई जा रही है, या फ़ौरन मदद कीजिए। हम ऑब्वियसली हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट रिप्लाई करने के लिए हम फ़ौरन पहुँच गए वहाँ पर। हमने उनकी बारात रुकवा दी, सबको बिठा दिया, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस चल रहे थे। बाद में पता चला कि वो बच्ची तो 18 साल से ज़्यादा उम्र की थी, जो अच्छा। कि उनके घर वालों ने बाद में प्रूव कर दिया, लेकिन पड़ोस में कोई लड़का चाहता था कि इसकी शादी ना हो उस जगह पर, तो उसने इस तरह से यूज करने की कोशिश की प्लेटफॉर्म्स को। तो इस लोग तरह के भी चैलेंजेस सिचुएशंस को हमें आते हैं। कहते हैं। इस तरह हम बड़े माजरत खां थे उन फैमिलीज के साथ कि हमने आपका वक्त जो है बहुत ज्यादा ले लिया, और वो बारात भी पंजाब वगैरह या किसी और प्रोविंस से आई हुई थी, कोटरी सिंध में। तो इस अच्छा। तरह की चीजें भी होती हैं, इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं। तो दिस इज हाउ हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमसे कांटेक्ट करे तो हम फौरन जितना हमसे हो सके उस वक्त वो हम करें। अभी कोविड-19 में भी अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं तो पुलिस इज ऑल टाइम अवेलेबल। हम जो उस एरिया का थाने की जो कंसर्न पुलिस होती है उसके जरिए फौरन सपोर्ट दे देते हैं कंप्लेंट। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अच्छा, कोविड-19 के हवाले से थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि यू आर वर्किंग ऑन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव किट्स टू द पैरामेडिक्स एंड जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस वक्त पे, या मैं देख रहा था कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन टू द पुअर पीपल। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि किस किस्म की नीड है, और क्यों इतने वसाइल होने के बावजूद भी हम अभी तक PPE तक नहीं अपने डॉक्टर्स को पहुंचा सके हैं। राइट। अब ये जो आपका आखिरी वाला सवाल है कि क्यों नहीं पहुंचा सके, तो इसके पीछे तो यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्ट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि हमने 70 से जायद साल अपने मुल्क में गुजार दिए, और अब तक हमारे हुकूमती इदारों को ये नहीं पता कि यूसीज में कितने गरीब लोगों के घर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे आज तक की सियासत पे, हमारे आज तक मुल्क के हुक्मरानों पे, कि वो 5-5 साल कर क्या रहे थे कि उन्होंने वो कुछ कुछ अपना हिस्सा इस बात पे नहीं लगाया कि हर यूसी के अंदर जितने भी गरीब घराने हैं, जितने भी मजदूर घराने हैं, उनको एक अलग जो है फहरिस्त की उनकी बना ली जाए या उनको नज़र में रखा जाए। क्योंकि गुर्बत ख़त्म करने का एक ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसको अब तक नहीं किया गया, और उसकी जो ओपन हो रही हैं ये चीज़ें वो अब इस इमरजेंसी सिचुएशन में हो रही हैं, जबकि उन गरीब लोगों की मदद करने का मौका आ रहा है तो पता ही नहीं है कि गरीब कितने हैं। तो अब बिल्कुल। डबलिंग भी हो रही है, अब जो सफ़ेद पोश हैं वो भी पीछे रह रहे हैं। अगर पता होता तो हमारी जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी होती। जब हम हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। नहीं मालूम कि कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, नहीं मालूम कि डॉक्टर्स को किस किस तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए किट्स। और अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और NGOs हैं वो अपनी मदद आप करके उन डॉक्टर्स तक PPE किट्स पहुंचाने की कर रही हैं कोशिश। और PPE किट सिर्फ उस डॉक्टर के लिए ही ज़रूरी नहीं है जो कि कोरोना पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, मगर हर वो डॉक्टर जो कि अपनी एक प्राइवेट क्लिनिक पर भी बैठा हुआ है, हर वो डॉक्टर जो कि इमरजेंसी वार्ड में भी मौजूद है, हर वो डॉक्टर जो कि ऑपरेशन थिएटर्स में भी खड़े हुए हैं, उन सबको कोरोना पेशेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कोरोना पेशेंट्स के जो डॉक्टर्स हैं दे आर मेंटली रेडी कि हमें
ऐसे ही पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आना है तो वो उस प्रॉपर वे में आ रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी और अदर डॉक्टर्स हैं उनको नहीं पता, और सरप्राइजिंगली उनके पास कोई भी उनका कॉमन पेशेंट ये बीमारी कैरी करके आ सकता है। तो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स के को इस तरीके से नीचे से लेके ऊपर लेवल तक, यानी प्राइवेट क्लिनिक से लेके गवर्नमेंट क्लिनिक्स तक, हर डॉक्टर को, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, उनके जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, इवन जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर एम्बुलेंस के लिए, उस तक को, जो गार्ड खड़े हुए होते हैं अस्पतालों के अंदर, उन तक को, जो स्वीपर्स वहाँ काम करते हैं, उन वो सब इस वक्त हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, और उन सबको पीपीई किट्स की जरूरत है। जरूरत है। अच्छा, यहाँ इस प्रॉब्लम तरीके से क्या है? मैं इसको हमारे देखती हूँ। हमारे यहाँ एक इशू जो है वो ये है कि हमारे पास टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। अब मैं कल की स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, तो सिंध फिर भी कुछ बेहतर है कि उसने 4,000 के करीब टेस्ट किए थे। अब पंजाब, जिसकी 11 करोड़ आबादी है, वो 2500 से ज्यादा टेस्ट नहीं कर पा रहे एक दिन में, जबकि मेरे ख्याल में किट्स भी मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतनी कम तादाद में टेस्ट हो रही हो, तो आपके ये वल्नरेबल पेशेंट्स जो है वो हो सकता है कि हजारों की तादाद में हो, जो चल रहे हो मार्केट में, जिसका किसी को पता ही ना हो, और वो पता बिल्कुल नहीं ऐसा लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तभी हमारा हर वीडियो में, हर चैनल पर, हर जगह पर यही मैसेज होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप जितनी बरकरार रखेंगे, आप एसओपीज को जितना फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी हम इस वबाई मर्ज से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम केयरलेस हो जाएंगे और हम नहीं सही आगाही पहुंचा सकेंगे, आपने मुझसे अभी क्वेश्चन भी किया था कि कोविड-19 के हवाले से जो मेरी एक्टिविटीज है, मैं उनके बारे में भी आपको कुछ बताऊं। मेरा एक रेडियो पाकिस्तान पे 23 मार्च के हवाले से, लॉकडाउन से पहले एक रिकॉर्डिंग थी, तो मैं वहां पर मौजूद थी। तो मैं महसूस कर रही थी कि आपके और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग ही कोरोना वायरस जैसी जो बीमारी, जो कि चाइना में इतनी तबाही फैला चुकी है, उसको बहुत ही फन के तौर पर ले रहे थे, और बहुत ही उसका मजाक बनाया जा रहा था कि यदि अगर आप चाय पियेंगी तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा एंड ऑल। तो ये सारी हमारी लर्निंग्स होती हैं, जो कि मैंने ये उधर ही वहां पे महसूस की थी बैठे हुए, और वहीं पर ही बैठे हुए मैंने एक सोशल मीडिया पर ग्रुप बना दिया था, जिसको हम जानते हैं कोविड-19 इमरजेंसी अपडेट्स पाकिस्तान के हवाले से। उसके कुछ मकसद ये हैं कि सबसे पहला ये कि इस जो हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें सारे लोगों को पाकिस्तान के एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनको कनेक्ट किया जाए। क्योंकि जब लॉकडाउन होगा तो लोग अपनी सोशल गैदरिंग्स और इन चीज़ों को ऑब्वियसली वो अवॉइड करेंगे, तो सोशल मीडिया पे एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो सब कनेक्ट हो। सेकंड ये है कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही थी उन दिनों में सोशल मीडिया पे, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, डबल माइंडेड कर रही थी। तो जब सारे लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और इस तरह की कोई भी फेक न्यूज़ होगी, तो वो इजीली एक दूसरे से उसी कॉज के पेज पर या ग्रुप पर वो मालूम कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमने इसको थोड़ा ओपन एंडेड इसलिए रखा कि जो लोग राशन वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी राशन ड्राइव्स कर रही हूँ, लॉकडाउन से पहले ऑफिस से घर आते हुए जितना मेरे बस में था, उतना दोस्तों और फैमिली मेंबर्स की मदद से राशन बैग्स 100 तक कर लिए थे। और उसमें लॉकडाउन से 2 दिन पहले जो मोची होते हैं, जो मजदूर खड़े हुए होते हैं, जो 3 डब्बे वाले होते हैं, और गिद्दू चौक के पास एक लॉक मेकर्स बैठते हैं, चाबी ताला बनाने वाले, जी वो हो गए। मैंने ओल्ड कैंपस से भी बीएड वगैरह का कोर्स किया है, उसके बाहर टक शॉप वाले बैठते हैं, मार्केट एरिया में बहुत ऐसे लोग हैं। तो इन सारे वल्नरेबल लोगों को, जिन्होंने मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी किसी राशन की, लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैंने महसूस किया कि कल से जब लॉकडाउन होगा तो ये दिहाड़ी वाले लोग क्या करेंगे, तो और इन सबको खुद जाकर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन लोगों के साथ है जो सफेद पोश हैं, या दिहाड़ीदार हैं या सफेद पोश हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो कोई छोटी सी दुकान चलाता है, जिसमें से 800,000 रुपए रोजाना के कमा के अपने घर का डे टू डे एक्सपेंस करता है। अब अगर पिछले 20-25 दिनों से उसकी दुकान बंद है, तो उसकी तो रोजी रोटी बंद हो गई। लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल अगर ऐसा ही किसी है। से पूछेंगे तो वो कहेगा, अगर आप किसी पड़ोस से पूछेंगे कि यार इसको तो परवाह नहीं है, इसकी तो अपनी दुकान है, खुशपाश है, लेकिन वो ज्यादा वल्नरेबल है, इसलिए कि वो ना गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए इंटाइटेड है, और न वो बिल्कुल किसी ऐसा। से मांग सकता है। तो तो ऐसे
इसी तरीके से सबको राशन देके यही कहा गया कि आप 1 महीना घर से मत निकलिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी बताना चाहूँगी कि इसी राशन ड्राइव के दौरान कुछ ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी पता चला कि वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और उनका ये मसला है कि ना उनकी फैमिलीज़ हैं, ना उनके सोशल कनेक्शंस इतने अच्छे हैं, वो इवेंट्स के ज़रिए अपना रोज़गार करते हैं। तो फिर उन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी, लोगों को भी आगाह करने के लिए, और 70 से 80 बैग्स के जरिए उनकी कम्युनिटीज की भी हेल्प करने की कोशिश की थी इस पूरे दौरान। उसके बाद जो है सिर्फ मतलब हम इसे क्या कहते हैं, राशन ड्राइव, बट बिलीव मी, पीपल स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग मी फॉर द मिल्क ऑफ देयर चाइल्ड, के क्योंकि राशन बैग्स में हम दूध नहीं डाल रहे हैं, और घरों के अंदर छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो खाना या राशन नहीं खाते लेकिन दूध पीते हैं। तो ये लर्निंग हुई कि उसके अंदर दूध के पैकेट्स भी होने चाहिए। उसके बाद फिर मेडिसिन की रिक्वेस्ट आने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी दवाइयों पे उनकी जिंदगी है। तो फिर हम अब जब भी किसी की राशन रिक्वेस्ट आती है या हम कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि किन दवाओं की और किसी दूध वगैरह या किसी और चीज की जरूरत है, तो वो भी आप हमें बता दें। और गवर्नमेंट की जहां हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो हैदराबाद डीसी ऑफिस की टीम है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनको मैंने कुछ मजदूरों की लिस्ट दी थी एंड ऑल। तो उन्होंने मुझसे एसओपीज शेयर की थी, कंडीशंस शेयर की थी। तो उसमें ये कंडीशन उसमें लिखी हुई थी कि अगर किसी के नाम पे कोई रजिस्टर है बाइक वगैरह, तो वो एलिजिबल नहीं है इस राशन या इस गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए। लेकिन मुझसे जो फूड पांडा के राइडर्स होते हैं, जो करीम के बाइक राइडर्स होते हैं, जो बाकी जो पिज्जा हट वगैरह ऐसी जगहों पे जो बाइक राइडर्स होते हैं, उन्होंने भी कांटेक्ट किया था राशन के हवाले से, और उनके नाम पे बाइक्स रजिस्टर हैं। तो यहाँ पे एक सोचने की बात है कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस इंसान के नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है तो इसको राशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके नाम पे जो बाइक रजिस्टर्ड है उससे तो वो अपनी दिहाड़ी का काम करता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत ही थिन लाइन पे सोचने की जरूरत है। और मैंने ट्वीट भी किया था हमारे रिस्पेक्टेबल पीएम साहब के एक ट्विटर के एक स्टेटस पे, और मैंने उनको कहा था कि सर, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ इस राशन ड्राइव में, और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप थिन लाइंस पर भी सोचिए। और उसमें एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी आवाम के सीएनआईसी नहीं बने हुए हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि आप अपना सीएनआईसी नंबर देके रजिस्टर हो, फिर आपको मदद दी जाएगी, फिर आपको पैसे दिए जाएंगे। तो वो बेचारे लोग क्या करें जिनको सीएनआईसी पता भी नहीं है कि ऐसा कोई शनाख्ती कार्ड भी होता है या हमें उसकी जरूरत है। ना वो कभी स्कूल गए, ना कभी कॉलेज गए, मजदूरी में ही उन्होंने जिंदगी गुजार दी और सीएनआईसी की उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उन लोगों का क्या होगा? तो ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे हुकूमती सतह पे उनकी सोचों में, उनके प्लान्स में नजर नहीं आई, जो कि होती तो बहुत खुशी होती है। और अगर आपके या किसी भी वीडियो या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये बात सुन ले, तो मेरे ख्याल से कि हमें इन चीजों को जरूर अपने स्ट्रेटेजिकल प्लान्स के अंदर शामिल करना चाहिए। भाई, दिस अ वेरी गुड सजेशन। और हम कोशिश करेंगे कि जो अगर हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो उनके सामने ये ज़रूर रखें। होपफुली ये मैसेज इस कम्युनिकेशन के थ्रू भी ज़रूर पहुंचेगा। अच्छा मालवी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप थैलेसीमिया जो है वो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बड़े वनरेबल बच्चे हैं जो इस थैलेसीमिया का शिकार हैं। और मैं अभी आपको ये भी बताऊं कि मिसाल के तौर पर कराची शहर में एक पूरी ड्राइव चलती है ब्लड डोनर्स के लिए, क्योंकि ये बच्चे, इनको ब्लड चाहिए हर वक्त, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो आप थैलेसीमिया के हवाले से आपकी एजेंसी क्या काम कर रही है और किस किस्म की सपोर्ट आपको मिल रही है? थैलेसीमिया के हवाले से जो रेगुलर डेज हैं उसमें भी हम लोग अक्सर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते रहते थे। लेकिन इस दफ़ा का जो ब्लड डोनेशन कैंप था उसकी वजूहत ये थी कि पूरे पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। और थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनकी ये रूटीन होती है कि उनको 1 महीने में 2 से 3 मरतबा खून की ज़रूरत होती है। तो और मैंने ये महसूस किया कि देने वाला तो 15 मिनट में खून दे देता है, लेकिन उन मासूम बच्चों को लगवाने के लिए 3 घंटे लगते हैं।
खून को। और इस दफ़ा यानी जितनी भी मेरी पास ड्राइव्स रही हैं, इस दफ़ा की जो थैलेसीमिया पेशेंट्स जो ब्लड डोनेशन की ड्राइव थी वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैंने पूरे 2 दिन थैलेसीमिया बच्चों के साथ गुज़ारे। मैंने हम्म, उनको ब्लड लगते हुए देखा, वो किस ट्रॉमा में हैं, वो किस डिप्रेशन में हैं, वो किस तरीके के अंदर हैं। उसके बाद फिर इस ड्रिप के अलावा उनको आयरन बैलेंस करने के लिए और भी प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी, चीज़ें थी, इन पे मैं लाइव भी आती रही हूँ उन अपने ब्लड डोनेशन ड्राइव के 2 दिन में। और जो हम मेरे घर के करीब की ब्लड बैंक्स हैं, उनसे ही राब्ता करके उनकी ही हमने मदद की है कि उनको ब्लड जो है जमा करने में हेल्प की जाए। उसके रीज़न्स ये हैं किल्लत क्यों हुई है? इस वजह से हुई है क्योंकि एक तो लॉकडाउन में लोग ज़्यादा निकल नहीं रहे थे और जो थैलेसीमिया बच्चों के जो मेन डोनर्स होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे तो वहाँ से ब्लड सही नहीं कलेक्ट हो रहा था। और उसके अलावा जो ब्लड देता है उसको 3 महीने रुकना पड़ता है दूसरी दफा ब्लड देने के लिए। और जो बच्चे ले रहे हैं उनको 1 महीने में 2 से 3 मरतबा चाहिए, यानी कि डिमांड हमारी ज्यादा है। और जो देने वाले हैं उनकी सिचुएशन ऐसी हैं कि वो बार बार एक ही डोनर 3 महीने से पहले नहीं दे सकता। तो ये सारी सिचुएशंस थी, उन बच्चों की जिंदगी का सवाल है क्योंकि अगर उनको खून नहीं मिलेगा तो वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जब ब्लड डोनेट होता है तो उसको ज्यादा अरसे के लिए रख भी नहीं सकते, स्टोर भी नहीं कर सकते, उनको जल्द से जल्द बच्चों को लगाना है। तो ये एक ऐसा मुश्किल मरहला है, ऐसा मुश्किल प्रोसेस है जिसके लिए हर एक इंसान को, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को और जो भी ह्यूमैनिटी के लिए लोग काम करते हैं, हमें ये समझने और सोचने की ज़रूरत है कि वो बच्चे ये ब्लड किसी मार्केट से नहीं खरीद सकते, वो बच्चे ये ब्लड किसी और ज़रिए से हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ही निकलना पड़ेगा। तो जो ब्लड डोनेशन बैंक्स थी उनके लिए हमने प्रॉपर जो अपनी एसओपीज बनाई थी, जो लोग डोनर्स हमारे आ रहे हैं उनको हमने जो डब्ल्यूएचओ की सजेस्टेड एसओपीज हैं वो हमने गाइडलाइंस फॉलो करवाई थी। मास्क, ग्लव्स और डिसइंफेक्टेड हमारे रूम्स थे जिनके अंदर उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। डिस्टेंस का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो इन चीज़ों को हमने ऑफर किया था जब भी हम किसी भी डोनर को रिक्वेस्ट कर रहे थे हम तक आने के लिए। और साथ में सोशल मीडिया पे मैं ये भी मैसेज देती रही थी कि सिर्फ हैदराबाद में ये पेशेंट्स नहीं है, जिस ब्लड बैंक की हमने मदद की है उसके साथ 450 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारे इलाकों में बच्चे हैं, थैलेसीमिया के ब्लड बैंक्स हैं। आपको कुछ नहीं करना, इफ अगर आपको कुछ लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं या आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो उस ब्लड बैंक के साथ राब्ता कीजिए, अपना अनाउंस कीजिए, ब्लड कैंप को अनाउंस कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको वहां पर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस प्रोवाइड कीजिए, इंश्योर करवाइए और एक ब्रिज बन जाइए ताकि हम थैलेसीमिया बच्चों की मदद कर सकें। नहीं, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। अच्छा, अब आखिर में चलते चलते, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, थैलेसीमिया, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि पाकिस्तान में हमारे जो प्रोसेसेस हैं, जो कंट्रोल्स हैं, वो इतने इस्टेब्लिश नहीं हैं, न इतनी लॉ अबाइडेंस अनफॉर्चुनेटली है कि इवन जिन कंट्रीज में लॉ अबाइडेंस भी है वहां पर भी ये डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज के इस किस्म के किस्से जो है वो बहुत चलते हैं। तो पाकिस्तान में तो फिर उसकी तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जो है वो चलते चलते बताइए कि जो विक्टिम्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान से या सिंध से या किसी शहर से, गांव से, वो आप तक किस तरह से राब्ता करें, क्या क्या रिसोर्सेज उनको अवेलेबल हैं आपसे मिलने के लिए। राइट। हमारा पेज है वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से फेसबुक पर। आप लोग सोशल मीडिया के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी पेज पर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद हैं। जो हमारे पीटीसीएल नंबर्स हैं उस पे शायद आपको इतना फ्रीक्वेंट रिस्पांस ना मिले क्योंकि ऑफिस की एक टाइमिंग्स हैं लिमिटेड। लेकिन जो हमारे मोबाइल फोन नंबर्स हैं वो हमारी जो कंप्लेन डेस्क ऑफिसर्स हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेल की, सिंध पुलिस की, उनके पास वो नंबर्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ, मारवी अवान, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी और प्रोविंस से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो पूरी कोशिश रहेगी कि उनके ऑफिशियल से कांटेक्ट करके आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। और इस वक्त जो हमारे विक्टिम्स हैं उनको काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पुलिस एक्शन के अलावा अगर आपको काउंसलिंग के हवाले से भी
हेल्प चाहिए, तब भी आप हमसे राब्ता करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस भी तरीके से आपको इस इमरजेंसी सिचुएशन में फैसिलिटेट कर सकें, ज़रूर करें। और बाकी जो अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं और रिश्तेदार हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि वो चेक करते रहें अपने उन रिश्तेदारों को, उन पड़ोसियों को जिन्होंने कभी सुना हो औरतों से कि हमारे शौहरों का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, या हमारे घरवालों का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो, या इस तरह जो हमारा फ्रेंड सर्कल रहे है, हमारे पड़ोस में दोस्तियाँ औरतों की होती हैं, उन्होंने अगर ऑब्ज़र्व किया हो, तो अगर उनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है और वो सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो उस औरत को सिर्फ़ चेक कर लीजिए कि वो ठीक है। अगर वो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो ठीक नहीं है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते बहुत शुक्रिया मालवी आपके टाइम का। इट्स सो वंडरफुल टू हियर यू, और जो काम आप कर रही हैं उसमें यकीनन हैं। यू आर डूइंग सम ऑफ द बेस्ट वर्क ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। हमारी आपको हर तरह की सपोर्ट और ताउन रहेगा। अगर आपको किसी भी थैंक रिसोर्सेज यू की सो ज़रूरत हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। जो हमारी थोड़ी बहुत लिमिटेड पहुंच है उसमें हम यकीनन कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की, और मच। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। दिस थैंक यू मीन्स अ वेरी लॉट। मच फॉर योर थैंक टाइम। थैंक यू। यू फॉर इनवाइटिंग। खुदा हाफ़िज़। हाफिज़।